पंजाब की सियासत लग रहा है कि एक यलगार कर रही है वफाकी हुकूमत। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि गवर्नर राज जो है वो भी कोई खारिज से इम्कान नहीं है। कितनी कोशिश हो रही है पंजाब के इक़्तिदार पर कब्जा करने की। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग आटे के लिए जानें उनकी जा रही हैं। माजी के जो पॉलिसीज थी वो चल रही हैं और इमरान को माइनस करने के लिए जो इमरान मुखालिफ धड़े थे कराची में, क्योंकि 14 सीट्स जीती पीटीआई ने, ये तमाम धड़ों को मिलाने की कोशिश। और अभी जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं उनके बारे में भी ये खबरें हैं कि नाइकॉप की दरखास्त उन्होंने दे दी है। वो सबसे बड़े खिलाड़ी होंगे, वो भी उतरेंगे इसमें। इनको पहले ये इकट्ठे हो जाएं, फिर वो इनको लीड करेंगे। जैसे एमक्यूएम बनाई गई थी वो आपको याद ही है, ज़ियाउल हक के वक्त में बनी थी। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं। कामरान टिसौरी की सूरत में जो गवर्नर हाउस है वो तो एक अब मरकज बन चुका है कि इनके तमाम जो धड़े हैं इनको इकट्ठा किया जाए। क्या कराची के लोग इसको मानते हुए इनके पीछे आकर खड़े होंगे? कामरान टिसौरी को जब गवर्नर बनाया गया तो जिस तरह से एमक्यूएम के जो नजरियाती कारकुन या जो एमक्यूएम के पुराने देरीना साथी थे उन तमाम को पीछे छोड़ दिया गया और कामरान टिसौरी जो कि एमक्यूएम में फाल भी नहीं थे उन्हें गवर्नर बनाया गया। जो एमक्यूएम माजी में 3-3 लाख वोट लेती थी एक कौमी असेंबली के हल्के से, उसको कुल अब 10,000 वोट नहीं मिल रहे कौमी असेंबली के हल्के में। ओवरऑल कराची की बात करें, आपके पास इतने बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनके होते हुए अल्ताफ हुसैन उन्हें लॉन्च क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब है कि आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर भी उस तरीके से ट्रस्ट नहीं है। कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से अल्ताफ हुसैन को फील्ड में लाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और हमारे कराची के डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बन्नी भी हमारे साथ हैं और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब वो भी हमारे साथ होंगे। और जिन मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, पंजाब की सियासत, ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि एक यलगार कर रही है वफाकी हुकूमत। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि गवर्नर राज जो है वो भी कोई खारिज से इम्कान नहीं है। और आज सूबाई असम्बली में जब वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त भी कुछ सीन बने और फिर जब वो निकल रहे थे तो उनकी गाड़ी पर जूता फेंका गया, जो उनको तो नहीं लगा लेकिन उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर वो जूता लगा जाके। तो ये बताता है माहौल कितना टेंस है और कितनी कोशिश हो रही है पंजाब के इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की। ये लोग भूख से मर रहे हैं, लोग आटे के लिए जानें उनकी जा रही हैं। सैकड़ों की तादाद में निकलते हैं, हज़ारों की तादाद में वो उन ट्रक्स के गिर्द आते हैं जहाँ पर आटा मिल रहा होता है, लेकिन किसी को आवाम की परवाह नहीं है। और इक़्तिदार की जो लालच है उसमें हमें नज़र आ रहा है सब लुथड़े हुए। दूसरा मौजू या इशू जो है वो कराची से है। वहाँ पर जो एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़े जिस तरीके से उनको कोई इनविजिबल फोर्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, शकूक व शुबात उससे आ रहे हैं। फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने नाइकॉप की दरख्वास्त भी दे दी है। उनके बयानात में भी अब ये बात आ रही है कि ये हमारे इदारे, ये हमारा वतन, ये मेरा वतन, कौन मुझे रोक सकता है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी वही इनविजिबल फोर्सेस जिन्होंने पीडीएम के रहनुमाओं को इकट्ठा किया था, बावजूद इसके कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, शायद वही हाथ जो हैं या वही क़ुव्वतें, वही ताकतें कराची में भी इस वक्त काम दिखा रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जिस वक्त पाकिस्तान में एक इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल है और इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है, कर्ज़ा तो किसी ने क्या देना। मिकी आर्थर, जिनको नजम सेठी ने यह ऑफ़र की कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के आ जाएँ, कोच बन जाएँ, उन्होंने भी इस पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे एक दिन सोचने का चाहिए। के बाद उन्होंने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। क्यों? उन्हें पता है कि ये कल हुकूमत चेंज होगी, नजम सेठी साहब को वापस किया जाएगा तो मैं भी फिर अपना बोरिया बिस्तर लेके वापस आऊँगा। ये हालत है। तो अनसर्टेनिटी इतनी है कि क्रिकेट टीम का कोच भी गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानी टीम के लिए अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे जो ताकतवर लोग हैं वो पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं कि इस हुकूमत के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। तो इस सारी सूरत हाल में जब सिग्नल्स इस तरह के आ रहे हैं तो एक फिर बड़ा सवाल है कि वो जो कहते हैं कि हम बिल्कुल अब एपॉलिटिकल हो गए हैं, वो फिर क्या ऐसी रजीम को बचाने की कोशिशें फिर कौन कर रहा है?
जिसके पास अगर पीछे अगर बैसाखी ना हो तो इनकी जो तादाद है वो भी असम्बली में ये अपनी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन सब कुछ हो रहा है, इतने क्राइसिस के बावजूद हो रहा है। एक इत्तेहादी जमात जो है MQM वो बल्दियाती इलेक्शन पे लड़ाई भी लड़ रही है पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन फिर भी इकट्ठे हैं मरकज़ में। तो क्या वजह है फिर? ये पॉलिटिकल कौन है, कोई हुआ है, नहीं हुआ, ये हमारे मौज़ूआत हैं और इस पर हम इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा और टाइम लूँगा, इससे पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ आज, ताकि कराची के लोग को इतने बेवकूफ़ नहीं है, पाकिस्तान के लोग उनकी कोई मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं है। ये जो अभी जफ्फियाँ डल रही हैं, फ़ारूक सत्तार, खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, ये वो लोग हैं जो अभी चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले एक दूसरे के खून के प्यासे थे। मैं आपको मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक शॉर्ट सबसे पहले सुनवाता हूँ, जो उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के हवाले से जो बात कही थी। आइए सुन लें ज़रा। मेरे पास 20 ऐसी और ऑडियोज़ वीडियोज़ हैं जो इन सारे कायदीन की मैं आपको सुनवा सकता हूँ। खून के प्यासे एक दूसरे के, गाली गलोच एक दूसरे को, इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब लैंग्वेज। लेकिन अब सब इकट्ठे बिल्कुल वैसे ही जैसे PDM के लोग जब जनरल बाजवा सारी गेम कर रहे थे तो उस वक्त वो सारे इकट्ठे हुए और इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाला। तो अब हाथ कोई नज़र नहीं आ रहा। कामरान टिसौरी साहब को फ्रंट पेज पे लाया गया और इस वक्त वो ये सारे काम कर रहे हैं, किसके ईमा पर कर रहे हैं। जनरल शुएब साहब, मेरा सवाल आपसे है। सबसे पहले मैंने ये सब कुछ इसलिए दिखाया, लोग ये कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल नहीं हुई, माजी के जो पॉलिसीज़ थी वो चल रही हैं और इमरान को माइनस करने के लिए जो इमरान मुखालिफ धड़े थे कराची में, क्योंकि 14 सीट्स जीती PTI ने, तो वहाँ पर किसी तरीके से उनको मकबूलियत उनसे खाइफ होकर ये तमाम धड़ों को मिलाने की कोशिश। और अभी जो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं उनके बारे में भी ये खबरें हैं कि नाइकॉप की दरख्वास्त उन्होंने दे दी है, वो सबसे बड़े खिलाड़ी होंगे, वो भी उतरेंगे इसमें। इनको पहले ये इकट्ठे हो जाएं, फिर वो इनको लीड करेंगे। तो फिर ये पॉलिटिकल कौन हुआ? ये किसी इशारे के बगैर आप समझते हैं हो सकता है सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनके अपने ज़ाती मुफादात भी हो सकते हैं और कोई अदारा भी पीछे हो सकता है, दोनों चीज़ें। और हमारा जो पुराना तजर्बा है उसमें तो जैसे MQM बनाई गई थी वो आपको याद ही है, ज़ियाउल हक के वक्त में बनी थी और वो इंटेलिजेंस ने ही बनवाई थी। और इसमें हमेशा से ये लोग जो हैं ये इंटेलिजेंस और अदारों वगैरह की तरफ देखते हैं, वहां से इशारा मिलता है तो ये कुछ करते हैं। तो क्वाइट पॉसिबल कि अब भी अदारा इसमें कोई रोल प्ले कर रहा हो, लेकिन कता नजर उसके मैं ये समझता हूं कि जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। MQM बिल्कुल जब ये इकट्ठी हुई ये अल्ताफ हुसैन के अच्छे चढ़ेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके बगैर ये काम करे। उसकी वजह यह है कि ये इंडिविजुअली सारे नाकाम हो चुके हैं। हालांकि ये इतने एक्सपोज हुए, आपने जब TSP बनी थी तो जो कुछ उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल कहता रहा वो 100% दुरुस्त था। उसने जो इल्जामात लगाए वो बेधड़क लगा रहा था। वो कहता था जी आप तहकीकाती कमेटी बिठा दें, मैं उसके सामने जाऊंगा, मैं सारा कुछ। बल्कि बाज़ जगहों पे दुबई में जो मीटिंग हुई उसमें रहमान मलिक का भी उसने नाम लिया। वो जिंदा नहीं है तो लेकिन उसके अगर पुराने आप क्लिप्स निकालें इसके मुस्तफ़ा कमाल के, तो वो कहने लगा कि बाज़ मीटिंग जो रहमान मलिक की मौजूदगी में हुई है जहां पे इंडिया से लिए हुए पैसों को कहीं ठिकाने लगाना था दाएं। तो ये तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है अगर हम इस तरह का कोई जोड़ तोड़ कर रहे हैं। और वैसे भी मादी में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ने कभी कोई फायदा नहीं मुल्क को पहुंचाया, हमेशा नुकसान हुआ है। और आज भी इसका जो रिजल्ट होगा बिल आखिर वो मुल्क के नुकसान में मुंतज होगा। अगर आज आपको कोई वक्ती तौर पे शॉर्ट टर्म इसका कोई बेनिफिट मिल भी जाए, किसी की अनाप उसमें तस्कीन हो जाए, किसी को कोई ज़ाती तौर पे फायदा पहुंच जाए, लेकिन मुल्क के लिए ये लंबे वक्त के लिए एक अजाब और बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। और जो कोई भी कर रहा है, अगर कोई कर रहा है तो उसको अल्लाह ताला से और पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी मांग के एक तरफ हट जाना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा शुएब बरनी, आप कराची में डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, सहाफ़ी हैं,
तमाम मामलात पर आपकी नज़र है। मुझे पता है कि कराची के सहाफ़ी अभी भी खुलकर बात नहीं करते, किसी न किसी एक खौफ का शिकार वो रहते हैं। जनरल साहब को भी आपने सुना, सुबह भी जो हमारी मीटिंग होती है उसमें भी मैं आपसे यही दरख्वास्त कर रहा था कि ये जो चल रही हैं सारी कहानियाँ जो आती हैं रात को 2 बजे टिकट्स के ज़रिए कि फ़लाँ पे इत्तफ़ाक हो गया, फ़लाँ ये हो गया, आपकी क्या इत्तलात हैं बतौर सहाफ़ी? आप क्या देखते हैं कि इन सब को कहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं? क्योंकि कामरान टिसौरी की सूरत में जो गवर्नर हाउस है वो तो एक अब मरकज़ बन चुका है कि इनके तमाम जो धड़े हैं इनको इकट्ठा किया जाए। हमें सबको पता है कि कामरान टिसौरी किसका आदमी है, कितने पैसे दिए, कैसे हुआ, क्या इत्तलात हैं आपके पास कि कौन इनको कंट्रोल कर रहा है? और आप समझते हैं कि इनके बीच में कोई एग्रीमेंट बिल्कुल होने वाला है? और फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या कराची के लोग इसको मानते हुए इनके पीछे आकर खड़े होंगे? जी समी साहब, बिल्कुल आपने सही निशानदेही करी। जैसे कामरान टिसौरी को जब गवर्नर बनाया गया तो जिस तरह से MQM के जो नज़रियाती कारकुन या जो MQM के पुराने देरीना साथी थे उन तमाम को पीछे छोड़ दिया गया और कामरान टिसौरी जो कि MQM में फ़ाल भी नहीं थे उन्हें गवर्नर बनाया गया। तो उसके बाद से गवर्नर हाउस में ही तमाम ये मीटिंग्स होती रहीं। गवर्नर सिंध के हैसियत के तौर पर कामरान टिसौरी जाते रहे, मुलाकातें करते रहे। लेकिन अब जब कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, अभी तक MQM PSP और फारूक सत्तार आपस में फार्मूला बनाने में मसरूफ़ हैं, वो एक पेज पर नहीं हैं। कल आने वाले दिन में भी इलेक्शन कमीशन, जो सूबाई इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है कराची के इलाके सदर में, वहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जिसकी क़यादत कर रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने दोपहर में 1 बजे आने वाले ही बल्दियाती इलेक्शन जो कि सिर्फ 4 रोज़ के बाद हैं उनमें कहा है कि जी हल्का बंदियाँ सही नहीं हुई और लोगों का शुमार सही नहीं हुआ, उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी इस वक्त शहर में मुतारिक है। शहर में जगह जगह कैंप्स लग गए हैं। आने वाला बल्दियाती इलेक्शन जो है अब से 4 रोज़ बाद यानी कि इतवार के दिन जो इलेक्शन होना है उसमें सरगर्म है। तो दूसरी जानिब MQM PSP भादराबाद ग्रुप और जो हमारा PIB कॉलोनी फारूक सत्तार ग्रुप है वो अपना फार्मूला ही तय करने में लगा हुआ है। तो समी साहब, अभी तक MQM का वोट बैंक तो ये ले नहीं सके। देखें, जो MQM का वोट बैंक डलता था वो सबको पता है कि वो बानी MQM का था और वो उन्हीं के पास है। इलेक्शन से ऐन 1 दिन पहले हम देखते हैं कि कराची का चाहे पिछले 3 इलेक्शन हो जो कि ज़िमनी इंतखाब हुए हैं कौमी असम्बली के, लंदन से कॉल आ जाती है, उनकी यूट्यूब पे वीडियो आ जाती है, वो कह देते हैं कि कल कारकुनान या हमदर्द वोट डालने नहीं जाएं तो बाइकॉट होता है। जो MQM माजी में 3-3 लाख वोट लेती थी एक कौमी असम्बली के हल्के से, 1.5 लाख 70 हज़ार वोट के मार्जिन से जीतती थी, उसको कुल अब 10,000 वोट नहीं मिल रहे कौमी असम्बली के हल्के में। अब इसी तरह अगर पाक सर ज़मीन पार्टी के भी वोट्स मिला लें तो अगर MQM अगर 10,000 लेती है तो पाक सर ज़मीन पार्टी 4,000 लेती है। दोनों के मिला के 14,000 15,000 वोट से ज़्यादा नहीं ले पा रहे, जबकि जो दूसरी तरफ डिफरेंस मार्जिन होता है वो 45,000 40,000 पे खड़ा हुआ है। तो कराची का जो शहरी है वो नाराज़ है। वो कहता है बल्दियाती इदारे करते क्या हैं, कराची की कोई एक सड़क सही नहीं है। अच्छा, कराची ये तो में एक पानी पीने का साफ मैसर नहीं है। शुएब, मेरी बात, ये आप एक और तरफ निकल गए। मैं जिस चीज़ को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि ये वो सारे चले हुए कारतूस, ये अगर इकट्ठा इनको कोई भी कर रहा है और फिर ये सब कुछ, ये अगर कारतूस उन्होंने डालने अल्ताफ़ हुसैन की झोली में, तो और अल्ताफ़ हुसैन ने भी इन्हीं पे डिपेंड करना है, यही कारतूस चलेंगे, तो फिर अल्ताफ़ हुसैन की जो पॉपुलैरिटी के बारे में जो आप बात कह रहे हैं कि वोट अभी भी बानी कायद का है और सब कुछ है, तो वो तो मुझे फिर उसमें वो नहीं लगता कि वो जो आपका आर्गूमेंट है उसमें कोई जान है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये इतनी एक दूसरे को गालियां निकालते रहे, MQM जो कायद हैं वो भी इनके बारे में कहते रहे कि ये बच्चे वो हैं और ये ऐसे हो जाते हैं, तो लोगों को, ये कराची के लोगों को ये चीज़ें भूल गई हैं। ये क्या ये लीडरशिप समझती है कि उनको ये याद नहीं होगा? इमरान खान ने परवेज नहीं समी साहब, कराची के लोगों को बिल्कुल याद है और बिल्कुल ये इस चीज़ का हम देखते हैं कि जब वोट बैंक नहीं होता तो इसी वजह से नहीं होता। कराची के साथ इन्हीं सियासी जमातों ने ही तो नाइंसाफ़ी करी है जो आज कराची ये हाल भुगत रहा है। तो इस सूरत हाल में ये जिस तरह आपने कहा कि चले हुए कारतूस एक भी हो जाएँ तो ये कराची का मैंडेट जो है मेजॉरिटी के साथ नहीं ले सकते। कुछ इनको वोट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन ये मेजॉरिटी पार्टी फिर भी नहीं बन सकते जैसे कराची में MQM 80s और 90s हमारे साथ ही रहिए। बिल्कुल आपकी समझ आ गई बात की। मैं थोड़ा अलीना आपको मैं इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहा था।
ये एक जो मिथ है कि जी अभी भी अल्ताफ़ हुसैन रूल करते हैं और वो लोगों को कह देते हैं तो लोग वोट डालने नहीं आते, ये एक MQM के लोग ये बात करते हैं। मेरी जिन कराची के लोगों से बात हुई है वो ये कहते हैं कि अब पानी गुजर चुका है सरों से, इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी ज़रूर होगी अल्ताफ़ हुसैन की, लेकिन जिस तरीके से वो लंदन में हैं, जो उनके बयानात हैं, जिस तरीके से इंडिया के साथ उनके जो एक रिलेशनशिप है, आना जाना, ये वो भी कोई इस हवाले से कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हमारी ये इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये जो सब इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? सबसे पहला सवाल तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि अगर आप सिंध की बात करें या ओवरऑल कराची की बात करें, आपके पास इतने बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनके होते हुए आखिर जो है अल्ताफ़ हुसैन उन्हें लॉन्च क्यों किया जा रहा है? एक सवाल तो ये है। इसका मतलब है कि आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर भी उस तरीके से ट्रस्ट नहीं है, कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से अल्ताफ़ हुसैन को फील्ड में लाया जा रहा है। तीसरी बात ये, मुझे लगता है MQM का जो सबसे बड़ा मुकाबला है, या अल्ताफ़ हुसैन या जो भी उनकी ऑफ शूट्स हैं इनकी सारी पार्टी की, उनका जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो PTI से। आपको पता है कि PTI ने कराची में 14 सीटें जीती थी और इमरान खान साहब वहाँ नहीं जाते तब भी वो जीत जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो जब भी आप बात कर रहे थे ना कि आपका क्या इमरान खान का है, बिल्कुल इमरान खान का फेयर है। इस वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं मुझे क्योंकि यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो कराची की सूरत हाल भी और फिर ये जो पंजाब फतह करने की कोशिश की जा रही है, क्या इसका नतीजा निकलेगा, एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासत पर बात हो रही है, बेरहम सियासत पर। हमने अभी डिस्कस किया कराची में किस तरीके से धड़ों को इकट्ठा करके तो एक जो पॉपुलर लीडरशिप है सिर्फ उसको आउट करने के लिए, सिर्फ इमरान खान का फियर है क्योंकि वो स्टेटस को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो टेम होके काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो सिविलियन लीड रोल की बात करता है। वो कहता है कि हर इदारा अपने अपने आईनी हद में रहकर काम करे। ये हमें काबिल कबूल नहीं है क्योंकि हम तो सारा काम खुद करने के आदी हैं और ये तो हमें बर्दाश्त ही नहीं है कि हमें नो कर दे। वो ईगो हमने देखी और एक ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान इस वक्त उलझ गया। लोग आटे के लिए परेशान हैं, लोग दौड़ते हैं ट्रकों के पीछे, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में। रोज़ाना आप फुटेजेस देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी वो चीज़ें आ रही हैं। शहरों के शहर बंद हो रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं, इसलिए कि लोगों को आटा नहीं मिल रहा। ये लोगों के मसाइल हैं, लेकिन हमारे सियासतदान इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐवान इक़्तिदार के ऐवानों में वो अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। और पंजाब असम्बली में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर राना सनाउल्लाह, दूसरे वज़रा आते हैं, धमकियाँ देते हैं, गवर्नर राज की बात करते हैं। आज फवाद चौधरी साहब बता रहे थे कि एक जो MP है खातून 5 करोड़ में बिकी है, और पिछले इलेक्शन में आज उन्होंने बताया कि जो 5 MPs है उनको 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ऑफ़र की। आसिफ जरदारी साहब फिर लाहौर में, कल भी हमने जिक्र किया। और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हर कीमत पर हम हुकूमत पंजाब की लेंगे और हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाएंगे। हालांकि उनकी गाड़ी पे जूता भी मारा गया आज, लेकिन इस बात से कतई नज़र वो इस वक्त बजाय इसके कि कोई आवाम की जो मसाइल हैं उनकी कोई बात करे, वो इक़्तिदार के पीछे हैं। जनरल साहब, ये सब कुछ जो हो रहा है, एक हुकूमत जिसके पास अददी हैसियत बहुत कम है और आपस में बड़े इख्तलाफ हैं, वो मरकज़ में कायम है और पंजाब पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है। ये सब कुछ आप सवाल आता है कि ये जो हमारे ताकतवर हलके हैं उनकी मदद के बगैर ये सब कुछ हो सकता है? देखिए समी, बात यह है कि इस वक्त जो PDM की हुकूमत है उसको लाजमन हमायत हासिल है पहले दिन से ही हमारे ताकतवर हलकों की, वरना वो आप उनके निकाल के देख लीजिए वीडियोस पुराने सारे, राना सनाउल्लाह हो, उसमें हसन इकबाल हो या शाहिद खाकान अब्बासी या इवन मरियम, वो ये कहते हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस वाला किस्सा है ये तो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। ये सारा आपने सुना और आज भी वो वीडियोस मौजूद हैं। सो वो तो आप कह लीजिए कि ये बड़ा शोर मचाते रहे जब ये समझते थे। इमरान खान कहता था कि हम एक पेज में हैं, तो ये आपको याद होगा कि बड़ी तनकीद और
मियाँ साहब कहा करते थे कि बाजवा साहब आप जवाब देंगे, फैज हमीद आप जवाब दे हैं, आपसे पूछा जाएगा। तो आज क्यों खामोश? तो एक तो ये है कि ये जिसकी कमर पे थपकी मिल जाए वो मुतमईन है, खुश है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये जो कुछ हो रहा है ये अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ एक पॉपुलर सोच है जिसको आप डिनाई करना चाहते हैं, डिफाई करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, जिसका लाजमन नताइज अच्छे नहीं होंगे और उसकी पजीराई अवाम में नहीं होगी। लेकिन ये फिर क्यों होता जा रहा है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम जो है वो भी भंग पी के सोए हुए हैं, उनका भी रिएक्शन वैसा नहीं होता। आप सोचिए कि सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान, जिसके बारे में अब अवाम, अगर आप देख लीजिए उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पे, तो वो तो बड़ा जबरदस्त होता है कि जी इमरान खान ये और वो। लेकिन उसको कत्ल करने की साजिश हुई, गोलियां मारी गई, एक भी बंदा बाहर नहीं निकला, किसी ने एहतजाज किया। जब हुकूमत में बैठे लोगों को ये इत्मीनान हो कि वो जो जी चाहे होता रहे, वो हुकूमत चला सकते हैं, कर सकते हैं, इसलिए कि उनको कोई इस तरह का चैलेंज ही नहीं। पाकिस्तान के अवाम जो है वो बिल्कुल आराम से सोए पड़े हैं, हम बैठे हैं आराम से, तो वो एक एक स्टेप लेते जाएंगे। आप बेशक टेलीविजन पे बैठ के इधर स्क्रीन पे हम जो जी चाहे कहते रहे, ये आवाज यहीं तक है। अवाम के कानों में पता नहीं ये जाती है या नहीं जाती, लेकिन बेहिसी का आलम इतना है कि उनके रिएक्शन आते ही नहीं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि हर तरह की ज्यादती यहाँ पे की जा सकती है। जबानी कलामी हम कहते रहे कि ये काबिल कबूल नहीं, लेकिन लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम इससे आगे, जबानी बातचीत से आगे वो कुछ नहीं करते, उनका रिएक्शन नहीं। इनसे बेहतर थे वो श्रीलंका के लोग, श्रीलंका के लोग इनसे कहीं बेहतर थे कि उनका एहसास मरा नहीं हुआ था। उनको जब नजर आया कि मुल्क डुबोने के करीब इन्होंने पहुंचा दिया है, तो उन्होंने रिएक्ट किया। यहां डूबने के बाद भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई उठ के तो इस पे कोई नौहाकनी करेगा, कोई बात करेगा। ये सोशल मीडिया पे ही रहेंगे, इससे आगे नहीं बढ़े। अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लोग बाहर नहीं निकले जितने निकलने चाहिए थे, जिसकी बुनियाद पर ये मज़ीद से मज़ीद काम कर सकते हैं और ये करने का सोच भी रहे हैं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है जनरल साहब कि एक पाकिस्तान का आइन है, उसका एक हल्फ है, और फिर हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनके पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। वो ये कहते भी हैं कि आवाम की ताकत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, आवाम ही की ताकत हमारी ताकत है। जो पाकिस्तान को ख़तरात हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, मईशत, सब कुछ वो देख रहे हैं। जो ये हुक्मरान जिनको उन्होंने बिठाया है लाके, वो कितने करप्ट हैं, क्या उनकी लॉयल्टीज़ हैं, सब एक्सपोज्ड हैं, सबको पता है। यानी वो शख्स जिसने पाकिस्तान की आर्मी चीफ का जहाज़ ये कहा कि इंडिया ले जाओ, उसके भाई को आपने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, वो लंदन में बैठ के सब कुछ कर रहा है। ये किसी को एहसास नहीं है? क्या ताकत ने इतना अंधा कर दिया है कि इस बात का एहसास नहीं है कि इस मुल्क के साथ क्या होगा? ये क्यों बनाया गया था मुल्क? 22 करोड़ गयूर लोग रहते हैं यहाँ पे जो आपकी तरफ देख रहे हैं। देखिए समी भाई, रोना ही यही रोना है मेरा भी। अगर इमरान खान को रिजीम चेंज का एक प्रोसेस है, अच्छा बुरा, या उसमें कोई साजिश है या नहीं है, अगर रिप्लेसमेंट ठीक होती तो मैं भी चुप रहता। मेरा रोना भी यही है कि आज जो रिप्लेसमेंट मौजूद है, जिसको आपने रखा, वो तो उससे कई गुना, 10 गुना ज्यादा उनके अंदर वो कबाहतें और मसाइल हैं जिसका पाकिस्तान खमियाजा भुगत रहा। वो लीडर नाम के लीडर हैं ही नहीं। वो तो ये जो पीडीएम की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, चंद खानदानों की, 2-4 खानदानों की, जो आप आगे उन्होंने सियासतदानों को मुलाजिम रखा हुआ है, क्योंकि वो सारा आगे अपने खानदान को प्रमोट करने के लिए करते हैं। वो गद्दी नशीनी चलेगी, एक हटेगा तो दूसरे उनकी बेटी या बेटा आगे बैठ जाएगा। बाकी के हरकारें हैं, क्या कासा लैसी करते हैं, ये उनके मुलाजिम हैं। तो यहाँ अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की बजाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के हवाले मुल्क कर देंगे तो वो तो नोचेंगे, क्योंकि उनके अपने और खानदानी मफादात हैं, उससे आगे तो है ही कुछ नहीं। क्या बाकी के लोग सारे पाकिस्तान के अंधे हैं? उनको नहीं नजर आता कि इनकी जायदादें बाहर, इनके पैसे बाहर, पाकिस्तान पे क्या बीत रही है? वो बाहर बैठे हुए आराम से, कभी स्विट्जरलैंड होते हैं, कभी कहीं होते हैं। आप हुक्मरानी उनको पकड़ाएंगे, वो आप करने के लिए आ जाएंगे। और ये इतना गया गुजरा टोला है कि ये उठ के जाके, इनको शर्म ही नहीं आती, इंग्लैंड जाके तो उससे मुशावरत करके आके फिर
भाई आप इतने बोधे हैं कि हुकूमत खुद नहीं चला सकते कि एक सजा याफ्ता से आपने मुशावरत करनी है तो तोहफा आप लोगों के ऊपर पर आप जहन्नम में जाए, छोड़ के एक तरफ हो जाए, लेकिन वो नहीं होता। उसकी वजह यह है कि अवाम की तरफ से रिएक्शन नहीं। अगर आज अवाम देखें कि उनके साथ ये हशर किया जा रहा है और कल वो कहें, या इमरान खान कॉल देता है, वो कहता है जी कल से सरकारी दफ्तरों में कोई नहीं जाएगा क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही है, तो क्या होगा? लोग मानेंगे ये? अगर ये लोग माने कि कल दफ्तर में ना जाएं, या अगर सड़कों पे कल कोई गाड़ी ना निकले उसके कहने पे, या कुछ ऐसा हो कि लगे हुकूमत को कुछ दिनों के बाद कि बैठे तो है हुकूमत में लेकिन हम हुकूमत चला नहीं सकते, उसकी वजह यह है कि अवाम साथ नहीं, तो फिर वो छोड़ के एक तरफ हो जाएंगे, आपको इलेक्शन करा के देंगे। लेकिन जब उनको पता होगा ये भेड़ बकरियां साथ हैं और हम हुकूमत में बैठे हैं और हुकूमत चला भी रहे हैं बड़ी अच्छी तरह, और सारे लोग उसके ऊपर उनकी हुक्मदूली भी कोई नहीं करता, सब हुक्म मानने के लिए तैयार बैठे हैं, तो फिर क्यों हिलेगा? क्यों नहीं? सही है। मैं बहुत नुक्ता है ये आपका कि ये बेसिकली, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मुन्नू भाई की ये बात है कि जीवन लिए मरना पैंदा है, हक के लिए निकलना पड़ता है, अगर मांगेंगे नहीं तो कोई नहीं देगा आके। एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखते। वेलकम बैक नाजरीन। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, जब भी आर्मी में रिजीम चेंज होती है तो कितना अरसा लगता है जो नया आर्मी चीफ़ है? ज़ाहिर है इतना कुछ उनके सामने आता है, उसमें बहुत सारी तैनातियाँ भी हैं, इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट्स भी होती हैं, उन्होंने दौरे भी करने होते हैं। कितना अरसा लगता है कि वो हर चीज़ जो वो करना चाह रहे होते हैं उसको वो रैशनलाइज़ कर लेते हैं, उसको मटेरियलाइज़ कर लेते हैं, तब्दीली, तबादले, तकर्रियों का अमल जो है अमूमी तौर पर कितना टाइम लगता है? देखिए, ये 2-2.5 महीने काफ़ी होते हैं, और उसमें ये है कि जो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं वो तो आपने पहले से अगर सोचा हो तो आते ही तब्दील की जा सकती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जो जाने वाला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या जो भी आप कह लीजिए, वो कुछ लोग अपने प्लेस कर जाता है हर जगह पे, तो ये मुश्किल हो जाता है कि फौरी तौर पे आप सबको हटा के एक तरफ तहस नहस करके सिस्टम को तो अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दें। तो उसमें डेफिनेटली कुछ वक्त ज्यादा लग जाता है कि आप लोगों को अपनी टीम बनाने में आप कुछ टाइम लेते हैं। इसी तरह एक माइंडसेट होता है, अगर मसलन जनरल बाजवा के वक्त में कोई पॉलिसीज नहीं है, 6 साल वो रहे हैं, तो उनकी छाप इतनी जल्दी खत्म नहीं की जा सकती। तो लाजमन वहां पे कोई माइंडसेट भी डेवलप किया होगा उन्होंने, लोगों से हमेशा मशावरत, बातचीत, आपस में डिस्कशंस, और उनका नुक्ता नजर कई लोगों ने सपोर्ट किया होगा उसको। तो वो नुक्ता नजर भी किसी बहस मुबासे के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली लाई जा सकेगी। ये नहीं होगा कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ कह के जाए और लोग सारे उसके साथ उसका साथ निभा रहे हैं, और अगले दिन आके दूसरे के ऐसे नहीं ऐसे, तो वो सारे जो है वो अपना किबला तब्दील कर लेंगे। वो ऐसा होता नहीं। तो इस वजह से बातों का टाइम ज्यादा लग सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल आज है, ये मुतकाजी है कि इसको बहुत जल्दी इधर तवज्जो दी जाए, क्योंकि हर गुजरने वाले दिन के साथ साथ यहाँ पे पाकिस्तान तबाही की तरफ बढ़ रहा है और पॉलिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और उसमें मजीद कमी वाली कोई सूरत नजर नहीं आती। मिसाल के तौर पे अगर पंजाब में अगर जो ये कह रहे हैं, अगर गवर्नर राज लगा दें तो क्या उससे वहां पे हालात बेहतर होंगे? वो पहले से ज्यादा खराब होना शुरू हो जाएंगे। नेचुरली पॉलिटिकल टर्मोइल आएगा और उसकी वजह से वहां पे इंस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो जितना वक्त गुजरेगा ये हुकूमत इसी तरह के स्टेप्स लेती रहेगी, जिससे कि इकोनॉमी भी बर्बाद होगी और दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और मुल्क का नुकसान होगा। तो ये शायद इस वक्त एक इमरजेंसी सिचुएशन है जहां पे बाकी मामलात को छोड़ के इधर तवज्जो ज्यादा देनी चाहिए थी कि आप जल्दी से जल्दी इसका हल निकालें, और हल वो जो पाकिस्तान के अवाम जिसको कबूल करें, वो हल नहीं जो सिर्फ पीडीएम को चाहिए। अगर आप सिर्फ इस हल के पीछे लग जाएंगे कि पीडीएम को जो चाहिए हमने वो करके देना है, तो फिर तो तबाही दर तबाही है, वो उसमें मजीद आप खराबी पैदा करेंगे, उसमें बेहतरी कोई नहीं आएगी। क्योंकि बिलाखिर हर सोल्यूशन जो है उसके पीछे अवाम की तायीद मौजूद होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो लाजमन मसाइल होंगे, और तायीद हासिल करने के लिए सबसे अहम चीज जो है वो इलेक्शन है।
इलेक्शन के बगैर और आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप ये फैसला कर सकें कि अवाम किस चीज की तायद कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये समझने की जरूरत है, वरना जो हालात हैं ये दिन ब दिन खराब ही होंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे अगर हम परसिस्ट करेंगे। एक नाकाम अरेंजमेंट जो हुआ है उसको अगर हम रीइंफोर्स करते रहेंगे तो मसाइल पड़ेंगे, कम नहीं। अच्छा जनरल साहब, अपनी समझ के लिए एक तो हमें पता है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है और जिसमें जो रिटायर्ड लोग हैं वो ये बताते हैं कि बड़ी फ्रैंक और बड़ी कैंडिड उसमें कन्वर्सेशन होती है, बिल्कुल खुलकर अपना नुक्ता नज़र बयान करने की इजाज़त होती है। इसके अलावा भी कोई वहाँ पे फोरम्स हैं जिन पर गुफ्तगू रहती होगी, इस सारी सूरत हाल का अहाता करने की कोशिश की जाती होगी? नहीं, वैसे तो बहुत सारा कुछ तो हम इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन बड़ी रेगुलरली मिलती है, जिससे कि एक तरह की आप ये समझ लीजिए कि पल्स रिपोर्ट होती है, जिससे आपको अपनी आर्मी की सोच का पता लगता रहता है लम्हा बलम्हा। वो भी आपके पास एक सोर्स है, लेकिन कंसेंसस जो है वो कॉन्फ्रेंस में ही डेवलप होता है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जाके आप सारी चीजें सामने रख देते हैं तो डिस्कशन होती है। और मैं बड़ा इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बड़ी बेहतरी हुई है कि जनरल आसिम मुनीर जो है ये इस वक्त जो भी लोग उस प्रोसेस में इनके साथ है वो कुलीग्स हैं, इनके साथ रहे हैं। जनरल बाजवा का ये इशू था कि वो 6 साल की वजह से उनका सीनियरिटी गैप बहुत आ चुका हुआ था और बहुत सारे लोग जो प्रमोट होके अब कोर कमांडर बैठे हुए थे उनसे डायरेक्ट रसाई नहीं थी उनकी जनरल बाजवा तक कभी। नतीजा ये है कि वो हमेशा एक झिझक भी रहती है और आप बहुत ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, और अगर करें तो चूंकि पर्सनल नॉलेज एक दूसरे का इतना नहीं होता तो शुक्र को शुबात बनने शुरू हो जाते हैं। जनरल आसिम मुनीर को ये एडवांटेज होगा कि ये तबका जो आज इस वक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में लोग होंगे ये इनको कुलीग्स रहे और बड़ा फ्रैंक किस्म की बातचीत आपस में ये डिस्कशन को बड़ा नॉर्मल तरीके से एक अच्छे तरीके से कर सकेंगे, जहां लोग रिजर्वेशंस नहीं रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि कंसेंसस जो होगा वहां पे वो लाजमन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा वक्त ले लेगा, लेकिन बाहर सूरत इस प्रोसेस में चलना है और जल्द या बदेर होना वही चाहिए जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की है। आखिरी मिनट है, योर टेक ऑन द होल सिचुएशन। ये पंजाब में जो हो रहा है और वो 5 करोड़ बताया जा रहा है कि फैक्ट्स एंड फिगर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर फैक्ट्स एंड फिगर से हटकर कोई बात होती है तो ये भी तो गद्दारी में आता है ना। आप एक तरह की आइन चिकनी कर रहे हैं। अब कौन लोग कर रहे हैं इस सवाल का जवाब तो वही लोग देंगे। बाकी ये कि मरियम नवाज साहिबा जनीवा में मौजूद हैं। अभी आपने एक फुटेज चलाई थी, आपको याद होगा कि जब सैलाब आया था तो मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा फोटोशूट वगैरह करवाया था। तो मैं सिर्फ मरियम नवाज साहिबा से मेरा एक ही सवाल होगा इस टाइम कि अब आपको याद नहीं आ रहा यहाँ पे लोगों के पास आटा लेने के लिए पैसे नहीं है और आटा मिल ही नहीं रहा। अगर पैसे भी हैं तो लोगों को आटा नहीं मिल रहा, तो आपको याद नहीं आ रहा कि आपने यहाँ पर आके लोगों की मदद करानी है। और आप कह रही हैं कि जी इस दुनिया के 2 से 3 मुल्क हैं जहाँ पे थायराइड की जो है वो ऑपरेशन होता है। पता नहीं आप थायराइड का ऑपरेशन करवाने गई हैं या क्या करवाने गई हैं, लेकिन जो भी है ये तो बड़ी बेइज्जती है। आप ये कह रही हैं कि पता नहीं वो किसको थायराइड कह रही हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, आपने सही। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, आज का ये प्रोग्राम कल फिर इंशाल्लाह तज्जिया में मुलाकात होगी। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।